एक मेहनत सी करनी पड़ती है, एक दर्द सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा री चिड़िया कैसे बना तेरा सुंदर घोंसला, वो बोली बार बार भरती हूं उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। रेस्क्यू सीरीज के अंदर आज हम तिनका तिनका उठाने चले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। इस यूनिट के अंदर जो है एक वीडियो के अंदर सारा टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, इसकी एक सीरीज बनेगी, लेकिन मैं इतना बता दूंगा कि शॉर्ट में जल्दी जल्दी जो ये लिखा हुआ, आपका टाइम ना वेस्ट हो, मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद आप रीड करके खुद के सेल्फ नोट्स बना सकते हो। तो हम अभी अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूनिट। 10th तक हमने क्या पढ़ रखा था बच्चों? ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि जैसे इस की को ऑन किया, नीचे रखी हुई मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी, मतलब कि ये वो जो नीडल है वो हिलने लगी। इससे उनको क्या पता चला कि इसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपने 10th तक पढ़ा, लेकिन आपको ये इसमें भी आता है, बस 10th तक पढ़ रखा है ये कह रहा हूं, आता आपकी इस क्लास में भी है कि ही कंक्लूड दैट, उसने कंक्लूड किया कि एक करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये जो निडल है ना बच्चों, ये डिफ्लेक्ट होगी, या ये अंदर की तरफ जाएगी या बाहर की तरफ आएगी। इस निडल की डिफ्लेक्शन को बताने के लिए 2 रूल्स होते हैं। तो पहला रूल होता है एम्पियर स्विमिंग रूल, दूसरा होता है स्नो रूल। देखो, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ निडल कैन बी टेल बाय द 2 रूल्स, एक एम्पियर स्विमिंग रूल, दूसरा होता है स्नो रूल। हम जल्दी जल्दी एम्पियर स्विमिंग रूल करते हैं। एम्पियर स्विमिंग रूल ये कहता है, अगर हम इमेजिन कर लें कि कोई एक स्विमर है और वो करंट की डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, मान लो ये हमने बैटरी बना दी, ये हमने की बना दी, और यहां पर एक स्विमर है, वो इस तरह से करंट की डायरेक्शन के अंदर स्विम करता जा रहा है। तो जो उस स्विमर का जो लेफ्ट हैंड होगा ना, करंट अगर वहां चल रहा है, देखो इमेजिन अगर एक स्विमर स्विम कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर है वो अपने को डायरेक्शन बताएगा कि नीचे रखी हुई निडल का नॉर्थ पोल कहा जाएगा। स्विमर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ, कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल लिखना जरूरी है, क्योंकि बच्चों देखो एक पोल अगर अंदर जाता है ना, तो दूसरा पोल बाहर भी आता है, तो दोनों अपोजिट ना होते, इसलिए पोल को मेंशन करो नॉर्थ पोल, और मैग्नेट भी अंडर रखियो, नीचे रखियो ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। फिर आता है स्नो रूल। स्नो रूल नाम से पता चलता है, इसको हम बोलते हैं देखो साउथ, नॉर्थ और वेस्ट। अगर करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ है, करंट कहां पर है? साउथ से नॉर्थ, तो स्नो रूल के अकॉर्डिंग जो है जो डिफ्लेक्शन होगी वो कहां होगी? वेस्ट में। साउथ नॉर्थ वेस्ट, ये इससे बनता है साउथ नॉर्थ वेस्ट। द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर साउथ से नॉर्थ है, अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पे जो करंट जा रहा था ये कहां से कहां जा रहा है? साउथ से नॉर्थ। ये साउथ नॉर्थ की बात नहीं कर रहे, वो करंट की डायरेक्शन अगर साउथ और नॉर्थ में है, तो नीचे रखिए निडल का जो नॉर्थ पोल है वो कहां जाएगा? वेस्ट में। हो सकता है बच्चों ये आपको यहां तक थोड़ा सा कम समझ आया हो, लेकिन स्पीड बहुत तेज रखी हुई है। आज मैं आपको यहां से बता रहा हूं जो +2 से अपने को करना है। जो बच्चे थोड़े वीक है वो यहां से स्टार्ट करें बायोट सावर्ट्स लॉ से। बायोट सावर्ट्स लॉ जो है ये एक लॉ है जो अपने को बताता है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। देखो, दिस लॉ गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ओस्टेड ने बता दिया कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन ये लॉ बता रहा है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, तो वो अपन निकालने चल रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर दे रखा है, ये कंडक्टर दे रखा है, इसमें करंट जा रहा है आई, ये जो छोटा सा एलिमेंट ले लिया इसको अपन करंट एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस ले लिया, इसको बोलते हैं आर। आर को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बताता है इस जहां से अपने को मैग्नेटिक फील्ड देखना है वहां से पी पॉइंट तक का। अब हम बात करते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग, आप देखो बच्चों वायर के अंदर, ये जो हमको वायर दे रखी है, मैं वायर इसको बोल रहा हूं, ये किसी भी शेप की मैंने मान ली, वायर के अंदर अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कह दूं ये वायर है, इसमें करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई। वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा। साइन थीटा जितना ज्यादा होगा, साइन थीटा क्यों ले रहे हैं बच्चों? ये थोड़ा ध्यान से समझो, काफी बच्चे इसमें वीक रह जाते हैं इस टॉपिक के अंदर। देखिए, अगर मैं कह दूं कि ये मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मेरे पास आर जो है पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ये वाला जो है एंगल है थीटा, तो आर सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड में नहीं पड़ा होता। आर का जो यहां कंपोनेंट होता है वो होता है आर साइन थीटा, वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो वायर के चारों तरफ होता है। तभी हमने कहा कि साइन थीटा कंपोनेंट है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये डिस्टेंस जितना कम होगा, आप खुद देखो, अगर ये वायर है इससे जितनी दूर जाके देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। इन चारों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड आई के डीएल के साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर स्केयर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन
4 पाई। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है ये कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं परमीय, खाली जो म्यू नॉट होता है इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। नीचे तो 4 पाई है, ये आप जानते हो कांस्टेंट है। पूरे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये हमारे पास बार्ड-सावर्त लॉ आ गया। लेकिन बच्चों अभी जो है, जो एग्जाम में एक स्टेप अहेड, एक स्टेप आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ द बार्ड-सावर्त लॉ। इसमें आप फर्स्ट स्टेप को समझो बच्चों। इसमें अपने को दे रखा है, अगर यहां वेक्टर का साइन है तो मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा दिया। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन को बताता है। अगर यहां पर यूनिट वेक्टर को देखे, कोई भी यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो इसको मैंने हटाया, इसकी जगह ये लिख दिया, देखो आर वेक्टर डिवाइड बाय आर, नीचे तो आर क्यूब बन जाएगा। अब जब भी साइन थीटा हो तो वो हटा के क्रॉस लगा सकते हैं। तो ये जो फाइनल फॉर्म आ गई ना, ये हमारे पास बार्ड-सावर्त लॉ की वेक्टर फॉर्म आ गई। इस पे सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा बार्ड-सावर्त लॉ है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। बच्चों ये जो लॉ है ओनली कंडक्शन करंट के लिए अप्लाई होता है। कई तरह करंट हवा में भी चलते हैं, वो आगे जाके पढ़ोगे ईएम वेव चैप्टर के अंदर, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। उस पे लागू नहीं होता, ये लॉ ओनली कंडक्शन करंट के ऊपर लागू होता है। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं है बच्चों? मान लो कि यही वायर है, इसको आप पानी में डुबो दो, स्टील में डुबो दो, फिर करंट पास करो, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा बनेगा, सेम नहीं बनेगा। क्योंकि ये जो म्यू नॉट अपन लिखा था ना, ये फ्री स्पेस के लिए होता है, इसको बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम होगा तो यहाँ पे एम लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं ये लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अब बच्चों इससे खास बातें क्या पता चलती है, इस पे क्या क्या क्वेश्चन जो है वो अटक सकते हैं, वो ये कि जब भी है ना कंडक्टर के अंदर एंगल जो है या 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, मतलब या तो इसको बोलेंगे हम एक्सिस पे, या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड, मतलब हम एक्सिस ऑफ वायर पे देखेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्योंकि बार्ड-सावर्त लॉ के अंदर साइन थीटा आता है, साइन 0 पे भी 0 होता है और 180 पे भी। और सेकंड जो है बी जो है मैक्सिमम हमेशा कब होगा? जब हम इससे वायर से 90 डिग्री के ऊपर देखेंगे। हम वायर से कितने डिग्री पे देखेंगे? 90 डिग्री पे, तो थीटा 90 होगा तो बी मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया, ये और भी फॉर्म है बट अभी आपको करने की नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने को कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। देखो डिस्टेंस पे करता है, करंट पे करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे करता है, तो नेचर ऑफ मेटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। कोई पूछ ले कॉपर की वायर है उसमें 2 एम्पीयर करंट गया, और एक हमारे पास स्टील की वायर है उसमें भी 2 एम्पीयर करंट गया, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ किसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, बाकी सब कुछ सेम है, तो आप कहोगे सेम बनेगा, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करता। ये सारे जो है चुनिंदा क्वेश्चन है, तभी मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा सा इसमें क्या लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हम इसको रेस्क्यू की तरह ही कर रहे हैं, मतलब थोड़ा स्पीड कर रहे हैं इसको हम। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम पहले बार्ड-सावर्त लॉ की एप्लीकेशन समझ लेते हैं। सबसे पहली जो बार्ड-सावर्त लॉ की एप्लीकेशन है वो तो होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग रिंग, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग रिंग। ये वाला हमारे सिलेबस से कटा है, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। यह है एक्सिस ऑफ रिंग के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तीनों टॉपिक में आपको बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से बताऊंगा। देखो अगर हम बात कर दें कि हम सबसे पहले ये देख ले, इसमें करंट आई पास किया, हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। फर्स्ट एप्लीकेशन में देखो, अगर मैं कह दूं कि करंट हमने भेजा आई गया, इस करंट की वजह से क्या हो गया, यहां पर ये करंट ऐसे जा रहा होगा, ये आई जा रहा है, तो ये हमारे पास मैंने करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ले ली, क्योंकि डायरेक्शन देखनी थी, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन देखने की, यहां पे टेंजेंट ले लिया। अब बच्चों ये करंट एलिमेंट दिखा रहा है, मतलब डीएल की डायरेक्शन है। बाय बार्ड-सावर्त लॉ अपने को पता होता है कि डीबी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा किस किस में एंगल था, आपने बार्ड-सावर्त लॉ के अंदर पढ़ा था, थीटा जो था वो डीएल की डायरेक्शन के बीच में और आर के बीच में एंगल था। अब करंट की डायरेक्शन वहां है, जिस पी पॉइंट पर देखना है उसका डिस्टेंस आर मानते हैं, थीटा ये एंगल था। इस केस में थीटा 90 हो जाए, साइन 90 जो 1 हो जाएगा। जब हम साइन 90 को 1 पुट करेंगे तो डीबी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, डीबी का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास बी। यहां पे और कुछ तो इंटीग्रेशन वाला है नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, आर रेडियस है, एक वायर में एक ही करंट जाता होता है, बस डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे। डीएल सर्कल के ऊपर एक एलिमेंट है, तो सर्कल के लिए जो टोटल इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2 पाई आर। तो इस तरह से देखेंगे तो बी आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आर बाय आर स्क्वायर। अब बच्चों अगर मैं इसी को ये आर से आर कट कर दूं तो ये आ जाएगा। यहां से एक छोटा सा अपने को सीख और मिलती है, ये देखो पूरी रिंग जब कवर हो रही थी एंगल कितना था 2 पाई, तो यहां पे 2 पाई आर। हो सकता है कि वो आधी लूप की वजह से कह देता इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो तुमने यहां पे क्या पुट करना पड़ता, पाई। हो सकता है वो क्वार्टर रिंग कह देता, तो तुम्हें यहां पे थीटा कितना पुट करना पड़ता, पाई बाय
2, क्योंकि एंगल भी उसका आधा हो जाएगा पूरे सर्कल के लिए 2 पाई। इस तरह क्वेश्चन है तो भी तुम कर सकते हो। तो मैं उसका जनरल फॉर्मूला आपको बता देता हूं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाय आर। थीटा यहाँ पे पाई 2 पाई कुछ भी पुट करो, पूरी रिंग है 2 पाई, आधी रिंग है पाई, उसकी आधी तो पाई बाय 2। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया। तो आप समझ गए किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर रूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। अगर मान लो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो मैं आपको कह रहा था कि न्यूमेरिकल भी साथ साथ कराऊंगा, तो मैं साथ साथ करा देता हूं। वो कहते हैं कि हमारे पास एक तो यहाँ पे एक लूप है, उसके अंदर क्या है, करंट जा रहा है आई, रेडियस है ए। जो बड़े वाली लूप है उसके अंदर करंट जा रहा है 2i, उसकी रेडियस कितनी है 2a। नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो बच्चों सबसे पहले तो है ना, हम इसको ये समझे कि अंदर वाला जो लूप है उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा या ज्यादा होगा। तो अपने पता है बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बी का फार्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। आर यहाँ पे रेडियस ए है। जितना कम रेडियस होगी ना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, उसका कमजोर होगा, लेकिन उसमें करंट ज्यादा है। तो ऐसे आपको बता नहीं सकते, फार्मूले में पुट करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम इसके लिए फार्मूला लगाते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर रखा है, आपको टाइम से वो इसीलिए डायरेक्ट बता देता हूं मैं। देखो जो B1 है 1 वाली लूप इसको मान रहे 2 वाली इसको, इसकी वजह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे ना 1 की वजह से, तो ऐसे हाथ को घुमाओ, थंब का जाएगा अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका अंदर है। अंदर को मैंने इनवर्ड लिख दिया। इनवर्ड ना लिखता तो मैं ऐसे क्रॉस से भी दिखा सकता था, क्रॉस सिंबल इनवर्ड के लिए होता है और आउटवर्ड के लिए डॉट सिंबल होता है। चलिए दूसरे वाले की पहले डायरेक्शन देखते हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे। इस तरह से करंट जा रहा है, करंट यूं जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, बाहर। और फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r। तो म्यू नॉट का देखो म्यू नॉट लिख दिया, आई इसमें था 2i, तो हम लिखा तो आई है, ये 2i मतलब उसका करंट, अपॉन में 2, और उसकी रेडियस कितनी है बाहर वाले की 2a। सिमिलरली अंदर वाले के लिए जब हम देखेंगे तो म्यू नॉट आई बाय 2a हमने पुट कर दिया। अब बच्चों अगर हम इसको सोल्व करते, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी सेम वही आ जाएगा, लकीली सेम आ गया। तो एक बार की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, एक की वजह से आउटवर्ड है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे करके हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब ये हाफ रिंग आ गई, पहले इसकी डायरेक्शन देखो, जो ये करंट अगर ऐसे जाएगा तो यूं जाके यूं घूमेगा और फिर यूं घूमेगा। अब जो ये वाला करंट है ना बच्चों, वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनाएगा। कहां की तरफ बनाएगा, अंदर की। और जो वो वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां बनाएगा, बाहर की तरफ। हम सबसे पहले देखते हैं कि करंट तो सेम ही जाएगा, क्योंकि एक वायर में एक ही करंट आता है। करंट इसमें भी आई है, इसमें भी आई, बट अंदर वाले की रेडियस ए है। बाहर वाले सर्कल की आप रेडियस देखोगे तो कितनी दे रखी है अपने को, 2a। तो बाहर वाला सर्कल बनता है ना, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है अपने को, 2a दे रखी है। तो हम यहां पे फार्मूला पुट करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले 1 वाले का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 4a, तो 4r तो आंसर होता ही है। तो रेडियस a थी बस r की जगह, तो हमने यहाँ पे a पुट कर रखा है। डायरेक्शन भी देखो कैसे देखी, इधर करंट उधर जा रहा है, उधर हाथ को घुमाया, हम बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि इनवर्ड आएगी। जो बाहर वाला सर्कल है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां आएगी, आउटवर्ड। कहां पे आएगी, आउटवर्ड, और उसको हम B2 से लिखते हैं। फॉर्मूला होता क्या है, म्यू नॉट आई बाय 4a, हाफ रिंग के लिए। पूरी रिंग का आधा होता है, पूरी रिंग में म्यू नॉट आई बाय 2a होता है, इसमें होता है म्यू नॉट आई बाय 4a। लेकिन इसकी रेडियस में a नहीं पुट करेंगे, क्या करेंगे 2a, जिसकी वजह से बन जाएगा 8a। अब इसमें से अपने पता कम कौन सी चीज है, ये वाली, क्योंकि इसके डिवाइड में बड़ी चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं। और मैं देखता हूं कभी कभी है ना इस तरह से एंगल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये 90 डिग्री बन रहा है। अब अपने को मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था उसके अंदर आप ध्यान रखना, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए थीटा, ये वाला बताया था अभी अभी। अब आप इसमें थीटा कितना पुट करोगे, क्या 90 पुट करेंगे कि नहीं करेंगे, 90 होता क्या है पाई बाय 2। लेकिन ऐसा गलती मत कर देना, क्योंकि थीटा ये वाला पुट करना है, क्योंकि करंट वाली जो वायर है वो 90 की नहीं है, 90 तो बता रहा है कि कट लगा हुआ है। तो जो बचा हुआ थीटा है पूरे 2 पाई में से, पूरा रिंग 2 पाई की, उसमें 90 माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा 3 बाय 2 पाई। तो मैं यहां करके दिखा देता हूं, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पाई बाय 2 कर लो, या 3 बाय 2 पाई, एक ही बात है। ये हमने थीटा पुट कर दिया, ये मैंने डायरेक्ट फार्मूले में पुट करके दिखा दिया, ठीक है। अब ये अपना पहले वाला मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था, ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर आप पुट करोगे सारी वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पुट कर दी हमने। करंट अपने को दे रखा होगा, देखो 10 दे रखा है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 बाय क्या कर दिया हमने 100, 3 बाय 2 पाई की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 3.14। सोल्व कर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इनवर्ड कैसे आया,
करंट वहां जा रहा है, करंट उधर जा रहा है, थंब कहां जाएगा, अंदर की तरफ। ये हमारे पास हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते थे। देखो करंट आई जा रहा है, यहां से करंट कहां आएगा, इधर आई। अगर मैं देखूं ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा, बाहर। इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर दे रखी है बाहर वाले की वजह से। अब बाहर वाले में देखो कैसे, ऐसे चल रहा है करंट, ऐसे चल रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, इसकी वजह से आउटवर्ड आएगा और इसकी वजह से भी आउटवर्ड आएगा। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा, इसका निकालो फॉर्मूले से इसका निकालो। सब कुछ आपको पता है, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 4a या r। अब इसकी रेडियस तो अपने को 2 दे रखी है, इसकी अपने को दे रखी है 2 + 2 4। इस हिसाब से करेंगे। आंसर मैंने लिखा हुआ, ये आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, देखो ये चैप्टर है ना, ये इतना अच्छा सूधा चैप्टर है, एकदम गुलाब के फूल की तरह है। जैसे वो थोड़े कांटे साथ होते हैं, लेकिन वो आपको जो एहसास कराता है ना, वो बहुत बढ़िया कराता है। ये चैप्टर नीट के अंदर, मेंस के अंदर, बोर्ड्स के अंदर हाई लेवल का क्वेश्चन आपको समझ आएगा तो ही आप कर पाओगे, इसलिए इंटरेस्टिंग भी है। वो कह रहे हैं एक लूप थी हमारे पास, जैसे कि मैं आपको कह दूं, मेरे पास अगर मान के चलो 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 हमारे पास जिस तरह की मैंने ये HDMI केबल की एक लूप बना रखी है, इसमें कई सारे टर्न्स हैं, 1 2 3। ये कह रहा है ऐसे घुमा के है ना, एक लूप थी, उसको मैंने क्या किया, इस तरह से ये एक लूप है। अभी आपको एक लूप दिखाई दे रही है अच्छे से, इसको मैंने घुमा के और इसको 2 लूप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कितनी लूप में कन्वर्ट कर दिया, देखो 1 और 1 2 लूप्स के अंदर। तो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस टाइप क्वेश्चन 2 3 4 एन कितनी भी लूप हम बना सकते हैं एक लूप से। तो देखो कैसे करना आपने। अपने को यह बात का पता है कि जो कोयल है वो सिंगल टर्न जो है उसको अगर अपन ने रीफोल्ड करके 2 टर्न में लेना है, अपने को यह समझ में आ जाना चाहिए कि जो पहले रेडियस थी ना, उसकी आधी रेडियस बनेगी। वो मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि पूरे सर्कल की लेंथ का आधा हो गया। अगर 2 सर्कल बनाओगे, लेंथ आधी होगी तो हमें पता है 2πr टोटल लेंथ होती है, तो रेडियस भी क्या होगी, हाफ ही मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखो बच्चों, ये हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई बाय 2r, बड़ी रिंग की वजह से। रिंग छोटी हो गई तो रेडियस कितनी होगी, बाद वाली रेडियस आधी होगी, तो हमने r/2 पुट कर दिया, नई रेडियस को r। और नंबर ऑफ टर्न सबकी बार 2 होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक रिंग का फॉर्मूला था। तो अब ये वाला 2 भी कहां जाएगा, ऊपर। ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 4 टाइम, तो नया मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 टाइम बन जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि जो बाद वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बन गया, 4 टाइम ऑफ पुराने वाला। या B1 2/B1 जो है वो हमारे पास क्या आ सकता है, 1/4। आगे बढ़ते बच्चों। अगर वो कहता n टर्न दे दी, तो आप कहना जो नया मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो बन जाएगा n² टाइम ऑफ पुराने वाला मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बच्चों, एकदम से और चकमा क्वेश्चन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं एक रिंग पड़ी है ऐसे, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां जाएगा, ऊपर की। और एक रिंग पड़ी है ऐसे, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां जाएगा, इस तरह से बाहर की तरफ आएगा। मैं एक बार दिखा देता हूं। ये हमारे पास मानते हैं रिंग है, जो एक रिंग पड़ी है ना वो इस तरह से पड़ी है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और जो दूसरी रिंग है वो पड़ी है इसी के अंदर ऐसे, इसका मैग्नेटिक फील्ड वहां जाएगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो 2 मैग्नेटिक फील्ड है, इनमें हमें वेक्टर सम लेके इनके बीच में नेट रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे। अगर हम देखें सब कुछ सेम है, रेडियस सेम है, करंट सेम है, तो एक का मैग्नेटिक फील्ड मान लो B0 आ गया ब्लैक वाली का, रेड वाली का, रेड वाले से मैंने दिखा दिया, देखो सेम कलर से दिखा दिया, ये क्या आ गया B0। ग्रीन वाला रिजल्टेंट है, 2 सेम वेक्टर 90 डिग्री पे हो, तो आप जैसे +1 वाले फॉर्मूले से, जो तो हमारे पास था वेक्टर वाला फॉर्मूला, रिजल्टेंट का क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट। वहां से देख लो, ये डायरेक्ट आपको पता है B0 है, ये B0 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, √2 टाइम ऑफ B0। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट वो कह रहे हैं अब की बारी लोरचा कर दिया एकदम से भैया। ये देखो, ये हमारे पास एक पूरी रिंग थी, ये क्या थी, हमारे पास रिंग थी। शाबाश बच्चों, ये देखो। अब वो कह रहे हैं रिंग को है ना इस तरह से हमने बेंड कर दिया कि आधी रिंग तो यहां रहेगी, आधी प्लेन के बाहर आ गई। एक बार इसको कैसे करें, आपको दिख रहा होगा ऐसे। अभी जो आधी रिंग है ना वो तो आ गई इस तरह से, हाफ रिंग तो ऐसे दिख रही है साहब, और हाफ रिंग बाहर आ गई। जैसे मेरा ये हाथ पड़ा है, आधी रिंग ऊपर है, आधी रिंग कहां है, ऐसे पड़ी। तो इसमें क्या होगा, इसके सेंटर पे जो रिंग फेस सामने पड़ा है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। कहां की तरफ होगा, बाहर की तरफ। और जो रिंग का पोर्शन बाहर पड़ा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, ऊपर। तो आधी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कहां होगा,
हाँ बाहर। तो क्वेश्चन पहले समझ लो, देखो रिंग को टर्न इस तरह से किया है कि लोअर हाफ ऑफ द रिंग है वो कहां पे आ गया, बाहर की तरफ आ गया। लोअर हाफ किसकी तरफ आ गया, बाहर की तरफ। तो हम देखेंगे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, और वो होगा B1, इसका मानते हैं B2, वो इस तरह से होंगे। देखो एक बाहर, ये आउटवर्ड दिखा रखा है ऊपर वाला पोर्शन का, मैंने वहां भी बना के दिखा रखा है, देखो ऐसे ही। और जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी वजह से कहां आएगा, करंट ऐसे चला तो ऊपर, इसके से ऊपर आएगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, एक आ रहा है हमारे पास बाहर की तरफ, एक आ रहा है ऊपर, रिजल्टेंट बाहर की तरफ यूं निकलेगा इधर की तरफ, जो कि कितना होगा, B1 दोनों सेम है क्योंकि हाफ ऑफ रिंग है, तो B1√2 ये हमारे पास आ जाएगा। B1√2 यहां पर मैं लिख दिया B1√2, क्योंकि दो सेम हो तो √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब B1 है क्या, आधी रिंग का मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/4R। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अभी नहीं बता रहा मैं, क्योंकि इतना करने के बाद इतने सफिशियंट है। अब हम ये देखते हैं। आपको लग रहा है कि सर कहां तक क्वेश्चन करा रहे हो, नींद आने लग रही है अभी, लेकिन है क्या बच्चों, ऑलरेडी ये मैंने बोर्ड्स के क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको टफ मत मानो। वो कह रहा है इस तरह से बताओ 120 वोल्ट की बैटरी है, रेडियस लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड बताओ ओ पे कितना होगा। तो बच्चों आप देखो कौन सी रिंग बड़ी बन रही है, ऊपर वाला पोर्शन बड़ा है या नीचे वाला पोर्शन बड़ा है, तो हम कहेंगे ऊपर वाला पोर्शन बड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए उसका। लेकिन होता क्या बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए, उस केस में नेट आंसर 0 आएगा। वो क्यों आएगा वो बता रहा हूं, पॉइंट ओ पे, क्योंकि बच्चों यहां पे इसका साइड तो ये बड़ी है, लेकिन इसके साथ एक घटना घट गई, इसकी लेंथ बढ़ गई। जब लेंथ ज्यादा होती है तो क्या ज्यादा होता है, जब हमारे पास लेंथ ज्यादा होती है तो क्या ज्यादा होता है बच्चों, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सेकंड बच्चों, जस्ट ए मिनट, एक बार। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं मैं आपको। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो वो वाला एंगल बड़ा है, ये एंगल कम है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए, इसकी वजह से कम होना चाहिए था। लेकिन बच्चों बड़ी वायर में करंट कम चलता है, क्योंकि पैरेलल में देखो वोल्टेज तो सेम है, आई वोल्टेज सेम है छोटी वायर के लिए भी। ये पोर्शन ऊपर से कनेक्टेड है बड़ी वायर से, वोल्टेज सेम है, लेकिन इसके अंदर करंट कम जाएगा उतनी वोल्टेज में। अब हम कहेंगे इसीलिए जो वैल्यू जो हम कह देंगे आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन करना हो आपको, एग्जाम में लिखना हो, तो आप कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे कि जो म्यू0 बी होता है वो होता है μ0I/4πr इंटू थीटा। 1 के लिए देखोगे तो I1 θ1 आ जाएगा, 2 के लिए ऐसे करोगे तो बाकी सब कॉन्स्टेंट I2 θ2 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड I और थीटा पे डिपेंड करता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें अगर थीटा कम है तो इसके लिए करंट क्या है, ज्यादा, उसमें थीटा ज्यादा है तो करंट क्या है, कम। इसीलिए हम कह देंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम होगा, बस इसकी वजह से कहां होगा, इनवर्ड, ऊपर वाले पोर्शन की वजह से, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी वजह से कहां होगा, देखो नीचे वाले पोर्शन की वजह से कहां होगा, आउटवर्ड। इसलिए नेट आंसर कितना आ जाएगा इसका बच्चों, 0। आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ की। अभी हमने देखा था रिंग की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो हम ये टॉपिक करते थे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां था, बाहर की तरफ था, आउटवर्ड था। अब जैसे कि मैंने ये रिंग बना दी, देखो ये किसी वायर से रिंग बनाई है, इतना पोर्शन नहीं देखना आपको, ये वाला देखना है। अब इसके अंदर जब करंट हम देख रहे हैं इस तरह से है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर। अगर मैं इस रिंग को यूं घुमा दूं ऐसे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द, ये जो बीच में से जा रही है इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, ये जो थोड़ी रिंग टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है, इसको पूरा सीधा मान लो ये एक्सिस है। तो मतलब कि मैंने क्या करना है, इस फिगर को जो है वो ऐसे बना दिया, 3D में समझो। जो करंट पहले वहां की ओर जा रहा था, ये घूमी तो वो करंट कहां आ रहा है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और जो नीचे वाला करंट जो इधर आ रहा था वो कहां जा रहा है, इनवर्ड। तो यहां पे जो एक्सिस है, अब इस रिंग के ऊपर, जो ये अभी हमने रिंग बनाई थी, इस रिंग के ऊपर ये मान लो हमने रिंग बना दी, इसकी वजह से जो ये इसकी एक्सिस बनाई हमने बच्चों, ये एक्सिस के ऊपर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। जितनी आगे जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम। मान लेते हैं कि हमें इस रिंग के ऊपर P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पे।
इस रिंग की रेडियस ए मान लेते हैं। मैं अच्छे से बता रहा हूं, बिल्कुल फेयरली आपको बता रहा हूं ये सारी चीज। ये पहले रिंग थी, इसको हमने यूं ना रख के ऐसे रख दिया था। अब ऐसे रख दिया तो इसकी एक्सिस है, इससे हमें आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट को ऐसे देखते हैं। जो ये रिंग थी, ऊपर वाले डायरेक्शन में करंट कहां आ रहा था? बाहर। अगर करंट बाहर था तो मैंने थंब को बाहर रखा, तो थंब को बाहर रखेंगे और हम इस वाले पॉइंट को, जो बीच में यहां जो पॉइंट है, मतलब कि इस एक्सिस पे जो पॉइंट है, इसको उठाएंगे तो ये कहां की उठेगा? ऊपर की तरफ। देखो, थंब को हमने बाहर रखा, करंट की डायरेक्शन में हमने रखा बाहर की तरफ, कोई पॉइंट वहां पड़ा तो इसको कहां उठाया जाता? ऊपर। तो इस स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा। ये रेडियस जो है इस रिंग, इसकी रेडियस हम ए मान लेंगे। जहां तक अपने को पता करना है उस डिस्टेंस को एस मान। ऐसे ही अगर समझ नहीं आए तो आप ये वाला पोर्शन समझो। नीचे की तरफ हम देखेंगे तो करंट जा रहा है अंदर की तरफ, जो नीचे वाला पॉइंट है, क्योंकि देखो ये रिंग ऐसे थी ना, इसमें करंट था यूं इधर की ओर। जब हमने रिंग को यूं घुमा लिया तो ये करंट भी साथ साथ घुमा और कहां चला गया? अंदर की तरफ। अब यहां करंट है, करंट अंदर है, तो थंब को मैंने अंदर की ओर रखा, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे कर रहे हैं, इस पॉइंट को नीचे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे से मैग्नेटिक फील्ड कहां आ गया? नीचे आ गया, क्योंकि करंट अंदर था। हमने इन दोनों का फिगर ये बना दिया। आपको पेपर के अंदर बस ओनली यही फिगर बनाना है। अगर हम देखेंगे ये डीबी है, ये भी डीबी है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड डीबी डीबी ले लिए। कैलकुलेशन के लिए हमने ये फाई एंगल ले लिया, ये फाई है तो ये क्या होगा? इतना पोर्शन 90 माइनस फाई, तो ये भी क्या होगा? फाई। ऐसे ही बच्चों, अब इससे जो है ये फाई है, तो डीबी का यहां कौन सा कंपोनेंट होगा? डीबी कोस फाई। नीचे कौन सा, इधर कौन सा होगा? डीबी साइन फाई। ये मैं अलग से आपको नेक्स्ट फिगर पे दिखा देता हूं। देखो, इस डीबी के दो कंपोनेंट हो गए, एक ऊपर की तरफ, एक आगे की तरफ, डीबी कोस फाई, डीबी साइन फाई। इस डीबी के भी दो कंपोनेंट हो गए, एक नीचे की तरफ, एक इधर। ये कैंसिल हो जाएंगे, जो कि परपेंडिकुलर टू एक्सिस थे। एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे, वो कैंसिल हो गए, एक्सिस के साथ वाले ऐड हो जाएंगे। यही बात हम यहां लिख देंगे कि कोई भी दो अपोजिट पॉइंट के लिए हम देखते हैं, जैसे ऊपर नीचे वाले दो पॉइंट देखे थे, इसकी वजह से वो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे मैग्नेटिक फील्ड के, वो कैंसिल हो जाते हैं, और जो ये देखो परपेंडिकुलर है जो कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट, और जो अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट है वो ऐड हो जाते हैं। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों, तो ऐड हो जाएंगे तो हम कह रहे हैं दो पॉइंट की वजह से हमने देखा, ऐसे इन दोनों की वजह से भी देखते हैं, इन दोनों अपोजिट थी, इनकी वजह से भी। अगर मैं इस रिंग को देखो यूं लटा दूं ऐसे, इस तरह से जमीन पे ऐसे पड़ी है, तो ये कोई पी पॉइंट है, इसका हर एक दो अपोजिट पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है। जैसे इससे ये वाला देखेंगे तो भी सेम होगा। तो इसका मतलब अपने को क्या चीज समझ में आ गई कि ये कह रहे हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड दो की वजह से अगर दो बार डीबी साइन फाई आया, चार कंपोनेंट होते, दो ऊपर नीचे वाले, दो साइड वाले, तो चार बार डीबी साइन फाई आता। 10 होते तो 10 बार डीबी साइन फाई आता। इनफाइनाइट बार होते तो इनफाइनाइट बार डीबी साइन फाई आता। तो ये कह रहे हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो बस इंटीग्रेशन होगा डीबी साइन फाई का। ये आप समझ जाओ। अब हम इसके अंदर इंटीग्रेशन करने से पहले मैंने दो स्टेप के अंदर पूरी चीजों को एक्सप्लेन करके वो समझेंगे। ये देखो, इसमें जो डीबी है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बायोट सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आर को मैंने एस क्यों लिखा? क्योंकि डीएल से यहां तक की दूरी एस है, क्योंकि आर जो फिक्स कर दिया गया। आर लेना होता है करंट एलिमेंट से अपने को। और साइन 90 क्यों लिया? क्योंकि करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। यहां हम देख रहे हैं इन दोनों में जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, तो यहां 90 ले लिया। अब ये साइन फाई अलग चीज है, ये तो कैलकुलेशन के लिया था। साइन फाई सिंपल सी बात है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? एस। इन दोनों वैल्यू को चुपचाप हम यहाँ पे रख देंगे, तो बी नेट ये आ जाएगा यहां तक। इतना आने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो हम बाहर ले लेंगे। साइन 90 को पहले 1 लिख दिया। जो जो कांस्टेंट है देखो, सब कुछ कांस्टेंट है, बस ये डीएल वेरिएबल, क्योंकि देखो करंट चेंज हो नहीं सकता। एस डिस्टेंस गिवन है, ए रेडियस है, ए यहां पर रेडियस ले रखी है, तो सब कुछ कांस्टेंट है। डीएल का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 पाई ए, होता 2 पाई आर है, रेडियस आर की जगह हमने ए ले ली। 2 से पाई ए कट फिट के जो हमारे पास है, ये पहले 2 आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई, ये ए और ये ए स्क्वायर बन गया, नीचे आ गया 2 एस क्यूब। जो एस है ना बच्चों, एस इसके अंदर वो क्या है? एक्चुअली में जो एस है वो है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट है। अंडर रूट मतलब पावर हाफ। अब इस एस का क्यूब करोगे तो यहां पे 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, इसको हमने अंदर के अंदर पावर हाफ मान लिया।
पावर हाफ की पावर 3 करोगे तो पावर मल्टीप्लाई होती है, हाफ में तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3/2। तो ये बी नेट आ गया बच्चों। आई एम श्योर इससे अच्छा और एनर्जेटिक टॉपिक आपको और कोई नहीं समझा सकता। पूरी लगन से और पूरी निष्ठा से करो। इसकी थर्ड एप्लीकेशन है जो कि सिलेबस से कट है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वाली। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का केस आ जाए तो उसके सेंटर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I/2πa। ए यहां का डिस्टेंस है, और अगर किसी एक एंड पे आ जाए, एक एंड पे, तो इसका हाफ कर देना μ0I/4πa। और अगर कोई भी एंगल पे आ जाए कि मतलब हमें पता नहीं मिड पॉइंट पे है, ये एंगल φ1 है और जो नीचे वाला एंगल है ये φ2 है, इस तरह से आ जाए तो आप कर देना μ0I/4πa। इतना तो करना है, साथ में sin φ1 प्लस sin φ2 ये कर देना। ये हमारे पास जनरल जो है बायोट-सावर्ट्स लॉ की मैंने आपको तीनों एप्लीकेशन करवा दी है। इसके बाद इसी रेस्क्यू सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एक तो राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज कैसे करते हैं, या राइट हैंड स्क्रू रूल को कैसे यूज करते हैं, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप इस बात के लिए 100% 1000% श्योर हो सकते हो, इन्हीं वीडियो के अंदर से आपका एक तो बोर्ड्स एग्जाम क्लियर होगा, नीट के अंदर 100% आपको हेल्प मिलेगी, मेंस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।